डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, और वो समझते थे कि जिस समाज में महिलाओं की प्रगति होगी वह प्रगति बेंचमार्क उस समाज के प्रगति के होगी। इंसान के जीवन में एक वेव आता है, वेव, लाट. ओके, त्या लाटेवर तुम्ही जर सवार झालात, ओके, उस लाट के ऊपर आप यदि सवार हो गए तो वो लाट आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है. ओके, और वो वेव यदि आपने मिस कर दिया तो वो वेव निकल जाएगा और आप इधर जिस शोर पे आप थे, ओके, जिस किनारे पे थे वहाँ पे ही आप वो देखते रहेंगे. जो है हमारी संघ की महिला, उनका एक बैंक खोला जाए ताकि जब लोन देने की बात आती है, आप नेशनल बैंक के पास जाते तो सारे कागज मांगते हैं और आपको परेशानी हो जाती है कि भाई जो है, हम देखते हैं कि स्टैंड अप इंडिया में जो हमारी महिला हम सब्सिडीज पे देते हैं, चीफ मिनिस्टर जो रोजगार की स्कीम है, सब्सिडी है, आप खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, लेकिन बैंक के पास जाते तो थोड़ी दिक्कतें होती है कि इसलिए खुद का अगर बैंक रहा तो हमारा जो बंदा उस चीज को करना चाहता है उसको लोन दे अपनी ही बैंक. शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है. यह एक स्वाभाविक गुणवत्ता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संबोधित करते हुए इस बातों को बताने की कोशिश की. और आप सभी जानते हैं कि इस शिक्षा को जिन जिन लोगों ने लिया है उन सब लोगों की अपने जीवन काल में तरक्की हुई है. ऐसा कोई आदमी नहीं जो शिक्षा लेकर जिसकी तरक्की नहीं हुई होगी. धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. महिला सशक्तीकरण संघाचा कार्याचा आढावा विद्याताई जनरोडे आपल्याला देतील. महिला सशक्तीकरण संघाचं कार्य कसं सुरू आहे, कुठल्या कुठल्या भागामध्ये, कुठल्या कुठल्या प्रदेशामध्ये हे कार्य सुरू आहे, याविषयीचा सविस्तर आढावा विद्याताई जनरोडे देतील अशी मी त्यांना विनंती करते. महिला सशक्तिकरण संघ की स्थापना 26 नवंबर 2016 में भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के अध्यक्ष में हुई. 26 नवंबर 1949 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंपा था, जिसमें महिलाओं के उत्थान और मुख्य धाराओं में लाने के लिए कई कानून लिखे गए थे. उसी को मद्देनज़र रखते हुए MSS की स्थापना की गई है, जिसमें महिलाओं की प्रगति और हर क्षेत्र में सशक्त बनने के कार्य करने पर बल दिया जाता है.
एमएसएस बहुत सारे कार्य करती है, जैसे विपरीत काल मतलब कोरोना काल में, संकट काल में गरीब विद्यार्थियों को हमने मदद की है। और इस संस्था के माध्यम से कार्यशाला, प्रशिक्षण, सेमिनार, संगोष्ठी और विशेष चर्चा सत्र का आयोजन भी किया जाता है। एमएसएस ने आज तक 8 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। 4 इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बौद्ध गया, लुधियाना, श्रावस्ती और एक ऑनलाइन की गई है। और 4 इंटरनेशनल वुमेंस डे जूनागढ़, भुवनेश्वर और 2 ऑनलाइन की गई है। ऐसे कुल मिला के हमने 8 कॉन्फ्रेंस अभी तक एमएसएस कर चुकी है। महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए सारभी लघु उद्योग की स्थापना की गई है और इसी के साथ साथ बुद्धिस्ट सेमिनरी की स्थापना भी की गई है। एमएसएस प्रतिवर्ष अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती के अवसर पर ग्लोबल अनागारिक अवार्ड से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को नवाजती है। वैसे ही प्रतिवर्ष 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कर समाज में शिक्षकों को ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित करती है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एमएसएस प्रतिवर्ष राजश्री शाहू महाराज के जयंती के अवसर पर गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती आई है। आज भी हम छात्रवृत्ति और उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सत्कार करेंगे, उन्हें सम्मानित भी करेंगे। एमएसएस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और साथ ही साथ सुख और शांति भी प्रस्थापित करनी है। आज एमएसएस भारत के कई राज्यों में फैल चुका है, कई राज्य में कार्यरत है एमएसएस, और भारत के अलग अलग राज्यों में के साथ साथ विश्व में भी फैल रहा है। तो मैं यही कामना करूंगी की ये और फले फुले और आगे बढ़े, तरक्की करे। यानंतरच्या संचालनाचं सूत्रधार मी सरोजताई राजवर्धन यांच्याकडे सोपविते आहे। सरोजताई राजवर्धन. धन्यवाद नंदिनीताई. आज आपण इथे लोकराजा राजश्री शाहू महाराज यांची जयंती तसेच विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा इथे सार्वजनिक याच्यामध्ये आपण सादर करीत आहोत. तर लोकराजा शाहू तुम्हा वंदिते मी, तुमच्या विचारांनी पावन झाली महाराष्ट्र भूमी. रयतेचे राज्य तुम्ही केले साकार, रयतेच्या सुखासाठी कष्ट घेतले अपार. देह झिजविला हा रयतेच्याच कामी, लोकराजा शाहू तुम्हा वंदिते मी, तुम्हा वंदिते मी. आजच्या या राजश्री शाहू महाराज जयंती विद्यार्थी मार्गदर्शन आणि विद्यार्थी गुणगौरव सोहळ्यामध्ये पुनश्च सर्व मान्यवरांचं आणि उपस्थितांचं शब्दसुमनांनी स्वागत करते. छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष प्रज्ञाताई बौद्ध भोपाल, उनकी टीम भोपाल से आए हुए अरुण दादा मेश्राम, हरविंदर सर, आशीष चौहान, इन सभी का मैं स्वागत करती हूँ. आणि वळूया आजच्या या कार्यक्रमाचा मेन पॉईंट मान्यवरांचं मार्गदर्शन. कारण आयुष्यात प्रत्येक वळणावर मार्गदर्शन फार गरजेचं असतं. तर मान्यवरांना आमंत्रित करूया. अत्तराने कपड्याला सुगंधित करणे ही काही मोठी गोष्ट नाही. अत्तराने कपड्याला सुगंधित करणे ही काही मोठी गोष्ट नाही. आयुष्याची खरी मजा तर तेव्हा येते जेव्हा आपले आयुष्य आपल्या कर्तबगारीने सिद्ध होते. आपल्या कर्तृत्ववान कार्यशैलीतून स्वतःसोबतच जनसामान्यांचं जीवन सुगंधित करणारे असेच एक व्यक्तिमत्व, त्यांना मी आमंत्रित करते आहे. माननीय डॉक्टर प्रशांत नारनवरे सर, कमिश्नर सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र सरकार. मुझे पिछले साल भी पूज्य भदंत जी का काम देखने का मौका मिला और लगभग में भारत के अनेक राज्यों से उन्होंने जो महिलाओं के संगठन तैयार किए, उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग में मुझे रूबरू होने का भी मौका मिला.
मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, और वो समझते थे कि जिस समाज में महिलाओं की प्रगति होगी वह प्रगति बेंचमार्क उस समाज के प्रगति के होगी। जिस समाज में महिलाओं की प्रगति नहीं हो सकती या महिलाओं की प्रगति के द्वार जिस समाज ने बंद किए हैं, वो समाज भी स्वयं कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता। और इसीलिए एक प्रगतिशील समाज की नींव जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी, उस नींव पर खड़े होकर पूज्य भदंत और आप सभी लोग, विशेषतः यहाँ जो बैठी हमारी बहनें हैं, वो दिन रात जो काम कर रही हैं, संगठन का काम कर रही हैं, गांव में जाकर के महिलाओं को सशक्तिकरण कर उनमें कॉन्फिडेंस दे रही हैं, इस सभी के लिए मैं मेरे सामने जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और शासन की ओर से निश्चित मैं कहना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय विभाग के अनेक योजनाएं हैं। आने वाले समय में निश्चित महाराष्ट्र में जो योजनाओं का हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से महिलाओं की एक बैंक हम बना सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी हम कॉरपोरेट की तरह जो हमारी महिलाएं हैं उनको लेकर के कुछ फेडरेशन बना सकते हैं, जो क्लस्टर योजना है उसके अंतर्गत अनेक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसका ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इसमें जो हमारी बहनें जो अधिक अच्छी पढ़ी लिखी हैं उनको इन्वॉल्व करके क्या ये सब किया जा सकता है। तो इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर हम बना पाएँ और एक टाइमलाइन हम स्वयं को दे पाएँ कि अगले 2 साल में, 3 साल में हम ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे और अच्छे तरह से चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक नया कीर्तिमान हम वुमेन एम्पावरमेंट का इस संस्था की मदद से स्थापित निश्चित कर सकते हैं। केवल हमारे राज्य में नहीं, किंतु मुझे पूज्य भदंत जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्य, दिल्ली में भी हमारी कुछ बहनें यह काम कर रही हैं। उन राज्यों में भी अगर शासन की मदद की कोई आवश्यकता होगी तो निश्चित हमारे सर्विसेज के जो हमारे मित्र उन राज्यों में कार्यरत हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट कर हम निश्चित इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आपल्या सावलीपासून आपण काहीतरी शिकावं, कधी लहान तर कधी मोठं होऊन जगावं, शेवटी काय घेऊन जाणार आहोत, म्हणूनच जनसेवेचं हे सुंदर लेणं प्रेमाने जपावं, हाच मंत्र आपल्या आयुष्यात जपणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे सन्माननीय जयंत रामटेके सर, संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर मेरिटोरियम नॉलेज एकेडमी मुंबई। तो मैं जयंत रामटे सर को यहाँ आमंत्रित करती हूँ, वो आकर मार्गदर्शन करें। तर मित्रांनो, आपण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे महापुरुष, आपल्या बहुजन चळवळीमध्ये जेही महापुरुष होऊन गेले त्यांचे कार्य आपण त्यांच्या जयंतीच्या निमित्त वारंवार आपण त्याची आठवण आपण स्वतःला करून देतो। तर महात्मा छत्रपती शाहू महाराज यांचं कार्य जर आपण पाहिलं आहे, ओके, तर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी खूप मोठं कार्य केलेलं आहे। आणि ह्याच्या आधी एक वक्ते इथे सांगून गेलेत की त्यांचं सगळ्यात मोठं कॉन्ट्रीब्युशन जे कुठलं असेल तर ते त्यांनी प्रत्येक जातीच्या लोकांसाठी हॉस्टेल सुरू केले त्यांच्या कोल्हापूरच्या संस्थानामध्ये, ओके। आणि तो असा काळ होता की जेव्हा सगळ्या जातींचे विद्यार्थी एकत्रित राहू शकत नव्हते आणि शाहू महाराजांच्या समोर खूप मोठा, म्हणजे राजा असूनही
एक खूप मोठी अडचण होती की ह्या सगळ्या लोकांना वसतिगृहामध्ये कसं ठेवायचं. आणि मग त्यांनी त्याच्यातून एक सोल्युशन काढलं की प्रत्येक जातीचे वेगवेगळे हॉस्टेल काढले. आणि काही हॉस्टेल्स मिक्स पण होते, असं नाही की प्रत्येक हॉस्टेल हे जातीवर बेस्ड होतं. शाहू महाराज जे होते हे आपल्याला हे समजून येईल की 100 वर्षाच्या आधी अशा प्रकारचं कार्य करणं किती मोठी गोष्ट होती. ओके, आज आपण पाहिलं तर आज आपण आपल्या समाजाने निर्माण केलेले, सरकारी नाही, ओके, असे किती हॉस्टेल्स आपण तयार केलेले आहेत. नागपूरमध्ये आपण बघूया की नागपूरमध्ये जवळपास मला वाटतं 25 ते 30% ते बौद्ध समाजाचे लोक राहतात. ओके, आणि नागपूरचे लोक म्हणजे आंबेडकराईट मुवमेंट जी आहे ही भारत देशभर ही लीड करतात आणि हे खरं आहे. ओके, तर इथे आपण एक कोणी गावातून जिल्ह्याच्या एका म्हणजे रिमोट जिल्हे जसे आहेत गडचिरोली किंवा अजून दुसरे भंडारा, गोंदिया ह्या जिल्ह्यातून एखादा विद्यार्थी त्याला जर नागपूरमध्ये यायचं आहे, एक शेतकरी कुटुंबातील लेबर कुटुंबातील एक विद्यार्थी आहे, त्याला नागपुरात येऊन शिक्षण घ्यायचं आहे, तर आपल्याजवळ समाजाचे असे काही हॉस्टेल्स आहेत का नागपूरमध्ये? म्हणजे मी नागपुरात राहत नाही, मी मुंबईत राहतो आहे, मी आपल्याला विचारतो असं काही हॉस्टेल आहे का नागपुरामध्ये? ओके, आहेत हॉस्टेल? कोणाला जर येऊन राहायचं आहे ते 8 दिवस, 15 दिवस, 1 महिने, 2 महिने किंवा शिकायचं आहे, राईट, नागपूरमध्ये नाही आहे. नागपूरच्या किंवा ह्या भागातील कोणा विद्यार्थ्याला मुंबईला जायचं आहे, आपले अनेक लोक त्यांच्या सरकारी कामानिमित्त मुंबईला जातात किंवा विद्यार्थी नोकरीच्या शोधामध्ये जातात, शिक्षणासाठी जातात. मुंबईमध्ये आपल्या समाजाने असे कुठले हॉस्टेल्स बनवलेले आहेत का समाजाच्या मालकीचे, की जिथे आपला एखादा माणूस तिथे जाऊन तो राहू शकतो? हां, तो आपल्या कामासाठी गेला तर 2 दिवस 4 दिवस राहू शकतो, हॉटेलमध्ये त्याला राहायची गरज नाही, किंवा विद्यार्थी गेला तर तिथे राहू शकतो. असं हॉस्टेल आहे कुठलं समाजाने निर्माण केलेलं? नाही. 100 वर्षानंतरसुद्धा आपण जे काम शाहू महाराजांनी केलं होतं, ओके, ते काम आज एवढा मोठा समाज आहे. आता कोणी हे म्हणेल की नाही शाहू महाराज राजा होते म्हणून ते करू शकले, ओके, आणि आपण काही तर राजे नाही आहोत, ओके, पण आपण जर पाहिलं आपली जर कलेक्टिव्ह स्ट्रेंथ जर पाहिली आपल्या समाजाची, ती ही एवढी मोठी स्ट्रेंथ आहे की आपण असे अनेक हॉस्टेल जिल्ह्याच्या ठिकाणी बनवू शकतो. ओके, आप जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड, 2 वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? ओके, गुड. और कितने लोगों ने नहीं सुना है ये वर्ड? ओके, फ्यू पीपल हैव नॉट. ओके, तो देखिए आने वाली जो दुनिया है, ओके, आने वाला जो समय है ये शुरू हो गया ऑलरेडी 2010 से. ओके, ये हम लोग अभी एक 4th रिवोल्यूशन चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूरी दुनिया में. ओके, वो रिवोल्यूशन के थ्रू जा रहे हैं. ओके, इसके पहले 3 रिवोल्यूशंस हुए. पहला रिवोल्यूशन हुआ जब स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ था, स्टीम इंजन. ओके, तो स्टीम पावर आया, उससे फिर वो इंडस्ट्री में यूज़ होना उसका शुरुआत हो गई. फिर रेलवे स्टीम पे चलने लगी. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन में वो काम में आया. और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ. ओके, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरी दुनिया चेंज हो गई. ओके, घर घर में, इंडस्ट्री में, ऑफिसेस में जिस तरीके से हम काम करते थे वो सब कुछ चेंज हो गया. वो 2nd रिवोल्यूशन था. 3rd रिवोल्यूशन आया जब कंप्यूटर्स आए और इंटरनेट आया. ओके, ये 3rd रिवोल्यूशन था. हम सब जानते हैं. ओके, अभी हमारे सबके हाथ में मोबाइल है, वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. ओके, तो ये इंटरनेट और द कंप्यूटर्स, ओके, इसने पूरी दुनिया बदल दी. ओके, अभी एक 4th रिवोल्यूशन है. ओके, और वो रिवोल्यूशन उसको इंडस्ट्री के पैरलांस में उसको इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं. ओके, और आप यदि उसको टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन करके देखेंगे तो ये रिवोल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवोल्यूशन. ओके, हमारे कोई भी जॉब रहे, ओके, आपका कोई भी फील्ड रहे, कुछ भी एजुकेशन रहे, ओके, आपके आने वाले समय में हर एक स्पेशली स्टूडेंट्स को ये मैं लाइक यू नो आई जस्ट वांट टू गिव देम अ हेड्स अप. ओके, कि आपके सबके काम में ये स्किल्स आने वाले हैं. ओके, सो इट इज़ बेटर यू स्टार्ट लर्निंग दिस स्किल्स नाउ ऑन. ओके, ये और इसलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया है 2020 में, उस पॉलिसी में
जैसा इंग्लिश हमारा कंपलसरी लैंग्वेज है, वैसा कोडिंग प्रोग्रामिंग करना ये कंपलसरी किया गया है। ओके, तो ये जो स्किल्स है ये लाइफ सेविंग स्किल्स है। जैसा अभी जिसको इंग्लिश नहीं आता है लेकिन बहुत टैलेंटेड है, तो उसको करियर में प्रोग्रेस करने में थोड़ा दिक्कत जाता है, राइट? क्योंकि इंग्लिश हर जगह पे यूज़ होता है और उसको यदि नहीं आता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो उसको प्रॉब्लम आता है। वैसा प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में होने वाला है। ओके, समय चेंज हो चुका है और हम परिवर्तन की बात करते हैं। वी आर बुद्धिस्ट, राइट? तो बुद्धा ने तो बोला है कि प्रत्युत्तर समुत्पाद, राइट? हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और बेसिकली इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, राइट? तो ये सिद्धांत बुद्धा ने हमको दिया है। और ये अभी ये जो इरा जो है यहाँ पे फास्ट चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इतना फास्ट हो रहा है कि है ना, कुछ लोग जो है वो चेंज के साथ में जो वेव जो आती है ना, ओके, शेक्सपियर के ने एक कहा है उनके एक ड्रामा में कि हर एक इंसान के जीवन में एक वेव आता है, वेव, लाट, ओके? त्या लाटेवर तुम्ही जर सवार झालात, ओके, उस लाट के ऊपर आप यदि सवार हो गए तो वो लाट आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। ओके, और वो वेव यदि आपने मिस कर दिया तो वो वेव निकल जाएगा और आप इधर जिस शोर पे आप थे, ओके, जिस किनारे पे थे वहाँ पे ही आप वो देखते रहेंगे। ओके, तो मैं तो इनफैक्ट मैं आते वक्त ये सोच रहा था कि हमारे लोगों को यदि समझ में नहीं आता कि हमने क्या करना चाहिए, ओके, तो मुझे लगता है तो सिंपल चीज़ है। ओके, ये जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, स्पेशली नागपुर में, या आजू बाजू का पूरा एरिया है, यहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं। ओके, तो ये ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये यदि आप खोज सकते हैं ना, वो खोजिए। ओके, ये अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। ओके, आप कोई अपने ही समाज का कोई रामटेके मेश्राम वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है ये मत देखिए। ओके, कोई देशपांडे, कुलकर्णी जो भी है आजू बाजू में, ओके, नागपुर में बहुत है, तो ये लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है, ये अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। ओके, ये आप खोज के रखिए और वैसा ही अपने बच्चों को बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ओके, मैंने ये सर्वे नहीं किया है, बट मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि आज नागपुर का कोई ब्राह्मण अपने बच्चों को IAS नहीं बनाना चाहता है। ओके, मैं लिख के देता हूँ आपको। ओके, आप जाइए VRC में, ये VNIT में, ओके, वहाँ पे जो ब्राह्मण बच्चे पढ़ते होंगे, ओके, या कोई भी टॉप कॉलेज में जाइए और देखिए कि उनमें से कितने बच्चे जो है वो IAS, MPSC, UPSC की तैयारी करते हैं। हार्डली कोई करता होगा। ओके, क्योंकि वो आज स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ओके, वो आज अमेरिका में जाके टॉप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेना चाहते हैं। उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है ये पुरानी चीज़ें हैं। ओके, उन्होंने छोड़ दिया और हम लोगों ने पकड़ लिया। ओके, और इसकी वजह से आज आप ये गोंदिया से लेके मुंबई तक, थोड़ा सा मुंबई का पार्ट और पुणे के आजू बाजू का पार्ट यदि छोड़ दिया, पूरा विदर्भा, ओके, पूरा मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ पे हमारे पढ़े लिखे युवा, इंजीनियर हुए युवा क्या करते हैं, मैक्सिमम 90%, ओके, वो जाके अपने घर में बैठ के MPSC और UPSC का तैयारी करते हैं। ओके, और इसमें उनके 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कैसे निकल जाते हैं उनको ही नहीं समझता है। ओके, ये हर घर में हो रहा है, मुझे मालूम है। मैं अभी एक जो काम करता हूँ, मेरा जो बिजनेस है, तो उसके रिलेटेड मुझे ऐसे लोगों के, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि 10 साल से 5 साल से वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसका कुछ हो नहीं रहा है, उसका इंजीनियरिंग किया हुआ है, आगे का रास्ता उसको नहीं दिख रहा है। तो अपने बच्चों को ऐसे ये जो भूल भुलैया है सरकारी नौकरियों का, इसमें मत फंसाइए। हाँ, मैं ये बात आज के इस अवसर पे बहुत क्लियरली बताना चाहता था, ओके, कि ये समय बदल चुका है। ओके, हमको समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। हम समय के साथ नहीं, हम समय के आगे की बात सोचनी चाहिए। ओके, जो हमारे महापुरुषों ने सोची, हमारे महापुरुषों ने, सारे महापुरुषों ने जो भी काम किया है ना, ये समय के आगे सोच के किया है। ओके, तो हम समय के आगे यदि नहीं सोच सकते तो कम से कम समय के साथ हमने चलना चाहिए, ना कि लाइक 30-40 साल के मेंटालिटी में जीना चाहिए। ओके, आपको मैं बस आज के लिए इतना ही बात करना चाहता हूँ। यदि विद्यार्थियों के लिए यदि कोई सेपरेट प्रोग्राम यदि होता है तो मैं उनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है, ओके, उनके बारे में, उनके एप्लीकेशंस क्या है और वो टेक्नोलॉजीज में स्किल्स क्या लगते हैं, वो स्किल्स कैसा अक्वायर करना है, इसके ऊपर, ओके,
एक बहुत ही स्पेशलाइज मैं प्रेजेंटेशन या ये सेमिनार डिलीवर कर सकता हूँ। तो आपका जो संघ है, आप बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाएं। ओके, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। जिस ढंग से आप पूरा ये संचालन कर रही है, हर जगह पे जो कोऑर्डिनेशन कर रही है, काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है कि आप ये जो है इस टाइप के वेबिनार्स जो है एकदम स्पेशलाइज ये आप ऑर्गेनाइज कीजिए। और हमको यदि और मौका मिलेगा तो हम और इस आगे बात करेंगे। कुणाचं तरी येणं म्हणजे येणं नसतं, लोकांच्या मनावर कोरलेलं सुंदर लेणं असतं, लोकसेवेचं समाजसेवेचं देणं असतं। लोकसेवेच्या ध्येयाने अहोरात्र झटणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे सन्माननीय सिद्धार्थ गायकवाड सर, उपायुक्त सामाजिक न्याय विभाग नागपूर। तर सन्माननीय सिद्धार्थ गायकवाड सरांना इथे आमंत्रित करते। तो हर कोई बच्चा, अभी मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है, यार तू क्या कर रहा है? वो बोलता है कि JEE नीट। बराबर है, ऐसी हालत है कि नहीं? और माँ बाप भी सोचते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चों को भी JEE नीट। तो वो आपको परेशान कर डालता है। उसकी इच्छा क्या है वो भी हम नहीं जानते हैं। और हम सभी को लगता है कि भाई मेरे बच्चे ने डॉक्टर ही बनना चाहिए, लेकिन उसका ज्ञान माँ बाप को नहीं होता है। सिर्फ बनना चाहिए ये मालूम रहता है। IITs में मेरे बच्चे का नंबर लगना चाहिए ये मालूम रहता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। कितने बच्चे बैठते, किस तरह से एग्ज़ाम होती है, उस तरह से कितने प्रयास करना पड़ता, कितनी सारी कोचिंग से है। अभी तो फाउंडेशन में भी जा रहे लोग। हाँ, बच्चों को इतना स्ट्रेस दे रहे कि उसका बचपना ही खो गया बेचारों का। माँ बाप की वजह से ना बचपना खो गया। अभी पिछला रिजल्ट नीट का आया था, मैं पढ़ रहा था पेपर, तो बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इतना स्ट्रेस, देखो जीवन बड़ा अमूल्य है, वो मिलता नहीं है। और आपके वजह से आपके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे किस्से मेरे पास आते रहते, माँ बाप आते रहते कि भाई बताओ क्या चीज़ है। बहुत सारे फैमिलीज में इतने झगड़े चालू है बच्चों के और माँ बाप के बीच में। माँ बाप बोलते कि ये करना है, बच्चा बोलता नहीं करना है। माँ बाप बोलते कि ठीक है एक बार कर ले, बाद में नहीं करना है। तो ये जो सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बिगड़ते जा रहा है। सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ते जा रहा है, ये कंपटीशन की वजह से। दुनिया में कंपटीशन है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे एरियाज भी है जहाँ आप जा सकते हैं। अभी रामटेके सर ने बहुत अच्छा बताया कि जो मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाला था, सर ने बता दिया कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है कि जिसमें उसका करियर बहुत अच्छे से बन सकता है, बहुत ही अच्छे से बन सकता है, लेकिन हम उसके बारे में कभी जानते भी नहीं, हमें पता भी नहीं। अभी मैं कुछ चीज़ें सर ने जो शेयर नहीं की मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों को बताऊँगा कि NDA में कितने बच्चे जाना चाहते हैं आज। अब NDA की जो अगर बच्चों ने NDA के लिए प्रिपरेशन किया तो मिलिट्री में पहली पोस्ट क्या मिलती है मालूम है क्या? NDA होने के बाद में किसी को पता है? तो पहली पोस्ट मिलती है लेफ्टिनेंट कर्नल की। NDA से जो पास आउट होता है बच्चा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता, अफसर। मिलिट्री वाला नहीं कि वो बंदूक लेके उधर बॉर्डर पे खड़ा रहे। अब NDA में कितने लोग जाते हैं? हमारे लोग तो दिखते ही नहीं, गिने चुने भी लोग दिखते नहीं। और इतनी बड़ी पोस्ट, वो भी सीक्रेसी वाली, डिफेंस की पोस्ट। अगर जल्दी हमारा बच्चा गया तो वो इस देश के सेना का प्रमुख भी बन सकता है। कुछ लोग बने, सारे NDA से जाते हैं। और NDA में इतना अच्छा करियर है कि हम कभी उसके बारे में सोचते नहीं और उधर जाते नहीं, JEE नीट, ठीक है, बस वही चल रहा है ट्रेंड। हम वो देखते हैं कि सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, ये वो। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नागपुर में आया है, लेकिन कुछ नहीं है उनके पास में। तो इसके लिए इंडिया के अलावा देखो टॉप QS रैंकिंग में, वर्ल्ड QS रैंकिंग में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी IIT नहीं है, 100 में नहीं है, 300 में भी नहीं है। तो हम हमारे IITs में, IIITs में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वो भी कितनी कारागर है, आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड के रैंकिंग में
उसका कोई अस्तित्व फिलहाल में तो भी होगा उधर बहुत दूर तक। 3000, 5000, 10,000 उसमें होगा। तो हमारी शिक्षा आज भी कहाँ है, इसका भी हमें सोचना जरूरी है। हम जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे IIT में जाएंगे, IIIT में जाएंगे, VNIT में जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या है वर्ल्ड के इसमें, तो हमने आज सोचना चाहिए। तो सर ने जो बात बताया अभी बहुत अच्छी बताया कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे IIT पवई हो, IIT दिल्ली हो, इसमें भी सोशल साइंसेस की जगह है। नागपुर यूनिवर्सिटी से MA करने से अच्छा वहाँ से करो ना, देखो आपको कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है। आने वाले दिनों में ये बहुत सारी समस्या है, सोशल जो समस्या है वो बढ़ने वाली है, तो इसलिए भी हमने ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण संघ काफ़ी सालों से प्रयास कर रहा है 2000 कि कुछ बेरोजगारी की समस्या भी कम करी जाए, जिसमें महिलाओं का रोजगार भी बढ़े। जो है हमारी संघ की महिला, उनका एक बैंक खोला जाए, ताकि जब लोन देने की बात आती है, आप नेशनल बैंक के पास जाते तो सारे कागज मांगते हैं और आपको परेशानी हो जाती कि भाई जो है, हम देखते हैं कि स्टैंड अप इंडिया में जो हमारी महिला हम सब्सिडीज पे देते हैं, चीफ मिनिस्टर जो रोजगार की स्कीम है, सब्सिडी है, आप खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। लेकिन बैंक के पास जाते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होती है कि इसलिए खुद का अगर बैंक रहा तो हमारा जो बंदा उस चीज़ को करना चाहता है उसको लोन दे अपनी बैंक। आप सदस्य नहीं हो तो सदस्य बन जाइए। बार बार अभी देखा वो बंदे जी कंटिन्यू ऑनलाइन मीटिंगें चलती रहती है, बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं। और जो महिला सशक्तिकरण संघ की जो महिलाएं हैं, जो इनके सदस्य हैं, वो काफ़ी प्रयासरत है कि हमारे समाज को जो कुछ गलत चीज़ें हो रही है, जो कुछ आने वाली जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में अवगत कराकर उनको समाज के लोगों को सही रास्ते पर लेके जाने का कार्य करने का प्रयास महिला सशक्तिकरण संघ का है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्य बंदे जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस कार्य को बढ़ाने के लिए आप सभी सहयोग दें, हमारा सहयोग हमेशा रहता है। पॉझिटिव्ह स्टडी पॉईंटचे मंगला आटे आणि विक्की नांदगावे यांना स्टेजवर आमंत्रित करते आहे। अगदी 2 मिनिटात त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। रामटेके सरांनी म्हटलं तो मुद्दा मी जरा तो पकडून मी बोलते की स्वप्न मोठे बघावेत। फील्ड खूप आहेत, मी तर करिअर काउन्सिलर आहे, मला माहिती आहे की अगदी 35% जर 10वीमध्ये एखाद्या मुलाला आले असतील तर तो पण खूप मोठ्या फील्डवर जाऊ शकतो। हे ॲज अ करिअर काउन्सिलर तर मला माहिती आहे। पण स्वप्न जर एखाद्या मुलाचं असेल की मला इंजिनियरच व्हायचं आहे, मला डॉक्टरच व्हायचं आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या तो सक्षम नाही आहे, तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी पॉझिटिव्ह स्टडी पॉईंट हे फ्री कोचिंग क्लासेस चालवतं आणि ही निवासी संस्था आहे। या संस्थेतर्फे मुलांना फ्री कोचिंग क्लासेस दिलेले जातात आणि पूर्ण तयारी केली जाते। ही संस्था 2017 पासून सुरू झालेली आहे आणि बरेचसे स्टुडंट यांचे IIT मध्ये गेलेले आहेत, VNIT मध्ये सुद्धा गेलेले आहेत। तर मला असं वाटतं की समाजाच्या प्रगतीमध्ये आपला वाटा असावा, याच्यासाठी तुम्हाला माहीत असलेले तुमचे किंवा इथे कोणी असलेले जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे, तुमच्या ओळखीचे असतील किंवा तुमच्या माहितीतले असतील, त्या सर्वांपर्यंत ही माहिती तुम्ही पोहोचवायची आहे। मी भंतेजींकडे हा नंबर देणार आहे आमच्या पॉझिटिव्ह स्टडी पॉईंटचा, त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही तिथे माहिती घेऊ शकता किंवा मी आता अजून अर्धा 1 तास आहे तर माझ्याशी पण तुम्ही बोलून ही माहिती घेऊ शकता। कि जो बच्चे हैं और वो सपना देख रहे हैं कि हमें भी इंजीनियर होना है, हमें भी डॉक्टर होना है, पर हमारे पास पैसे नहीं आकाश की फ़ीस देने के लिए, या और कोई फ़ीस है उनकी तो 2-2 लाख फ़ीस रहती है। तो ये पॉझिटिव्ह स्टडी जो सेंटर है वो उन बच्चों को फ्री कोचिंग देती है और रहने के लिए हॉस्टेल फॅसिलिटीज भी है। माझ्या ग्रुपचं नाव आहे यूथ फॉर सेल्फ अँड सोशल चेंज। हा एक नॉर्थ नागपूर बेस्ड ग्रुप आहे आणि याची सुरुवात आम्ही 2010 केली होती। तर हा ग्रुप जसं सरांनी सांगितलं की
नागपूरमध्ये किंवा सगळीकडे आपण बघतो की एकच वारा होता त्यावेळेस. आता तर सर बोलतात की डॉक्टर्स आहेत, नीटसाठी प्रिपेअर करत आहेत, पण त्यावेळेस फक्त आम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह असं दिसत होता. आणि जसं बाबासाहेबांनी 100 वर्ष आधी उच्च शिक्षणाकडे भरारी दिली, तर तो स्वप्न कुठेतरी नाहीसं झालं होतं. तर त्यानंतर आम्ही पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट च्या मार्फत उच्च शिक्षण कसं घेता येईल त्यासाठी आम्ही हे ग्रुपचं स्टार्ट केलं. तर हे रजिस्टर्ड संस्था आहे आणि तेव्हापासून तुम्ही राहुल सोनपिंपळेला ओळखत असाल, राहुल जांभूळकर आणि बरेच असे विद्यार्थी त्या ग्रुपद्वारे मोठ्या संस्थेमध्ये शिकत आहेत. जसं टाटा इन्स्टिट्यूट झालं, मग JNU झालं, SU झाला, IIPS झाला, IIT बॉम्बे झालं, नंतर तसेच एडिनबर्गमध्ये पण काही आहेत. तर हे सगळीकडे म्हणजे शिकत आहेत. तर अशा वस्तीतून म्हणजे जिथे त्यांना रिसोर्सेस नव्हते, पण आम्ही एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट केलेला आहे. त्यामार्फत ते आता जे न बघितलेले स्वप्न पण ते अटेन करत आहेत. तर ते ग्रुपमुळे झालं. आणि मला असं वाटते की जसं मॅडमने सांगितलं की आर्थिकदृष्ट्या म्हणजे पॉवर्टी फायनान्शियल असं काहीच नसते. म्हणजे तुम्ही जर तुम्हाला जर इच्छा असेल काय करायची तर ते हमखास होणारच. तसंच महिला सशक्तीकरण ग्रुप आहे तर आणि PNB मैत्री संघ आहे. तर काही वर्षापासून तिथे फीज लागते मोठ्या ठिकाणी पण शिकायला. तर आधी नव्हती लागत, पण आता लागत आहे. तर अशासारखे जे ग्रुप्स आहेत ते नेहमी आमची मदत करत असतात आणि मदत करत असतात. आणि सर पण आहेत, तर स्कॉलरशिप किंवा काही फॅसिलिटीज जेव्हा आम्हाला लागले तर हे नेहमी आमच्या मदतीला असतात. तर यांचं खूप खूप धन्यवाद. काय असते ही मेरिट, कशी दिसते ही मेरिट, कशी ठरवली जाते ही मेरिट, कुणाकडून ठरवली जाते ही मेरिट. मेरिट म्हणजे नुसते अंक ना, मेरिट म्हणजे निवड पर्सेंटेज ना, पण निवड अंक. मला किती ज्ञान आहे कसं ठरवतील. माझ्या आईबापाने आणि माझ्या समाजाने किती कष्ट घेतले मला शिकवायला. मला शाळेत टाकण्यापासून तर मला लागणाऱ्या प्रत्येक वस्तूंसाठी त्यांनी केलेली काटकसर, त्याचे मोजमाप, हे अंक कसे ठरतील. ते अमाप कष्ट जे माझ्यासाठी घेतले गेलेत ते त्या मेरिटच्या चौकटीत मोजता येतील काय. तू मोठ्या बंगल्यात राहणारा, तू कॉन्व्हेंटमध्ये शिकणारा, तू एअर कंडिशनची हवा खाऊन अभ्यास करणारा, तर मी झोपडपट्टीत राहणारा, झेडपीच्या तर कधी म्युन्सिपाल्टीच्या शाळेत शिकणारा, कधी लोड शेडिंगच्या अंधारात तर कधी चंद्राच्या प्रकाशात अभ्यास करणारा. तुझ्या कामासाठी मोल करीन, पण माझ्या घरचे सगळे काम मीच करणारा. तू तुझ्या 3ऱ्या-4थ्या जनरेशनचा फायदा घेणारा, तर मी माझ्या पहिल्या पिढीत माझ्यावरचा विश्वास जपणाऱ्या. तर कसं मोजू मी मेरिट, तुझ्याशी कशी करू मी माझी तुलना मित्रा. हो, तू आहेस हुशार, तू या मेरिटच्या जोरावर जाशील पुढे, तू बनवलेल्या या मेरिटच्या जोरावर. पण तुझ्या पूर्वजांनी माझ्या पूर्वजांवर केलेल्या अन्यायाला विसरू नकोस, त्या वैदिक संस्कृतीला विसरू नकोस. त्याची जखम आजवर माझ्या जातीच्या लोकांच्या वाट्याला दररोज येत आहे. माझ्या जातीच्या लोकांनी तुमच्यासाठी केलेल्या कष्टाला विसरू नकोस. सोड आता तरी या मेरिटचा नाद. हिम्मत असेल तर ये माझ्या वस्तीत आणि सोड तुझे प्रिव्हिलेज. मग लढूया स्पर्धा आणि करूया रेस त्या बरोबरीच्या अंकापासून. श्रेष्ठ आदमी वही होता है जो विनम्र होता है. आप चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, अगर विनम्र नहीं तो आप श्रेष्ठ नहीं. करुणा से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जुबान सभी को पसंद है. असंच व्यक्तिमत्व लाभलेले डॉक्टर बदंत चंद्रकीर्ती, संस्थापक अध्यक्ष महिला सशक्तीकरण संघ, विभागाध्यक्ष बुद्धिस्ट विभाग, सुभारती, मेरठ. डॉक्टर बदंत चंद्रकीर्ती यांना विनयपूर्वक अनुरोध करते की त्यांनी मार्गदर्शन करावे. चूँकि आप जानते ही हैं कि आज का यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए और ख़ास करके पालकों के लिए हमने आयोजित किया है, क्योंकि जब तक हम लोग विद्यार्थी और जो पालक हैं वो जो एक दूसरे के साथ में नहीं मिल कर के विचार करते हैं और उनके सामने समस्या क्या है, चुनौती क्या है और कैसे हम सफल हो सकते हैं, इसके लिए हमें विचार करना अत्यंत ज़रूरी है. तो आपने देखा होगा शिक्षा की एक बड़ी ताकत होती है. जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है. यह एक स्वाभाविक गुणवत्ता है
जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संबोधित करते हुए इस बातों को बताने की कोशिश की। और आप सभी जानते हैं कि इस शिक्षा को जिन जिन लोगों ने लिया है उन सब लोगों की अपने जीवन काल में तरक्की हुई है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो शिक्षा लेकर जिसकी तरक्की नहीं हुई होगी, जो पीछे रह गया होगा। नौकरी मिलना ये तरक्की नहीं है, जैसे अधिकतर लोग मानते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैंने घर बना लिया, ये मेरी तरक्की है। इट्स नॉट द जस्टिफिकेशन ऑफ द डेवलपमेंट, ये नहीं है। जब कोई आपके पास ज्ञान है, स्किल, जैसे कि सिद्धार्थ गायकवाड़ जी ने जो बात कही थी कि स्किल्स है, जैसे आप देखेंगे कि आपके पास यदि कोई गुणवत्ता है और उस गुणवत्ता के सहारे जब आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो कई बार आपने देखा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं कर पाता, लेकिन यदि उसके पास स्किल है, वो अच्छी गुणवत्ता रखता है, तो यह अत्यंत ज़रूरी। इसलिए आज के समय में मल्टी टैलेंट होना अत्यंत ज़रूरी है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी बने। तथागत गौतम बुद्ध ने भी इस बात पर ज़्यादातर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि पहले के समय में, आज से यदि आप 10 साल या 20 साल पीछे जाते हैं या 30 साल पीछे जाते हैं तो ज़्यादातर घरों में चिराग हुआ करता था, लालटेन जिसे बोलते हैं, यानी केरोसिन डाली जाती थी। कई बार आपने देखा हो कि एक जो बोतल होती है उसमें केरोसिन डाल दिया जाता था और उससे लाइट लिया जाता था, उसमें लोग पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे पढ़ाई की जाती थी। और वो पढ़ने के बाद भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं बड़े बड़े पदों पर गए, बड़े बड़े पदों पर। कोई IAS बना, कोई IPS बना, कोई अधिकारी बना, कोई कर्मचारी बना, लेकिन कैसे बना था? लालटेन से। छोटे छोटे लालटेन आपके घरों में हुआ करते थे। और लेकिन चाहे लालटेन में पढ़ो चाहे बड़े बड़े लाइट में पढ़िए, उद्देश्य क्या है? पढ़ना। दूसरा उद्देश्य है समझना, और समझने के बाद उसे जानने की कोशिश करना। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम ठीक तरह से पढ़ें। जो भी पढ़ते हैं, जो भी सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, चाहे वह UPSC का हो, चाहे वह नेट का हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हम टेस्ट देते हैं उसका हो, चाहे फिर आपका MPSC का हो, चाहे GGG का हो, तो अलग अलग जो भी हमारे देश के अंदर में कॉम्पिटिटिव के लिए जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसको हम ठीक तरह से पढ़ें और उसका रिवीजन बार बार करें। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बुक होती है और उस बुक को भी हम साल भर नहीं पढ़ पाते। लगभग 200 पेज की होगी या 300 पेज की एक बुक होती है जो डिजाइन किया होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो 200 पेज की बुक जो है साल भर में पढ़कर नहीं होती, क्योंकि हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। यदि टाइम देंगे तो एक साल में कितना दिन होता है? 365। और पुस्तक कितनी है? 200 पेज की। यानी पुस्तक के पेज कम हैं और समय क्या है? ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कई बार देखा हो कि हमारी एक छोटी सी 200 पेज की किताब पढ़कर नहीं होता, बिकॉज हम उसके लिए टाइम नहीं देते हैं। और जब आप टाइम नहीं देंगे तो टाइम ना देने की वजह से आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, और जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होता है? टेंशन बढ़ता है। और जब आप टेंशन से पढ़ते हो तो दिमाग में कुछ भी नहीं जाता। कई बार आपने देखा होगा टेंशन में आप अपने आंखों के सामने चीज़ रखी रहती है, वो भी दिखाई नहीं देती। क्यों? जल्दबाजी में या टेंशन या अलग अलग चीज़ें जब आती है तो आपको दिखाई नहीं देती, पास में रखी है। वैसे ही जब आप पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, GGG का प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट का कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप कर रहे हो, तो कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपको टाइम देना ज़रूरी है। जब आप टाइम देंगे किताबों के लिए तो आपका टैलेंट बढ़ेगा, और जब आपका टैलेंट बढ़ेगा तो आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं आसानी से, इजीली। अभी लास्ट महीने में एक ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति आए थे और उन्होंने हमसे बातचीत की, और उन्होंने बोला कि हमारे देश के अंदर में जिन्होंने नर्सिंग किया है, डॉक्टर्स है, उनको बड़े जल्दी जॉब मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आजकल के ज़माने में जहाँ स्कोप है उसकी पढ़ाई तो करें ही, साथ में हम अलग अलग तरह का ज्ञान भी रखने की पूरी तरह से कोशिश करते रहें, क्योंकि
हमारी हिम्मत ही हमें आगे बढ़ाती है, हमारा जज्बा ही हमें आगे बढ़ाता है, हमारी जो सोच है वो हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए हमारी अपनी सोच को आगे बढ़ाना अत्यंत ज़रूरी है। कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मिसाइल जो है हमारे देश के सामने रखी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक ऐसा बालक था जो मुझे सबके साथ में पढ़ने के लिए, बैठने के लिए भी मुझे नहीं दिया जाता था। आज हमारे साथ ऐसी परिस्थिति है, कुछ जगह हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर सामाजिक रूप से नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के काल में आपने देखा हो कि ऐसी परिस्थितियां थी और इसलिए उनको क्लास के बाहर रखा जाता था। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि हम ऐसे आदर्श जो हमारे महापुरुष होकर गए हैं उनका हम विशेष ध्यान रखते हुए हम अपने उस ऊंचाई को छूने के लिए हम प्रयास करते रहे। यह अत्यंत हमारे आज के समय के लिए ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही थी हमारे रामटेके जी के द्वारा भी, कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगता, कम पैसों में आपका जो है पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन हमें देखना होगा, आज के समय में एक अच्छी बात आपके सामने सिद्धार्थ गायकवाड़ जी ने रखी थी कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और हर चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, वेबसाइट पर या ऑनलाइन में, गूगल में जाकर। लेकिन हम गूगल में क्या खोजते हैं, जो हमारी काम की नहीं है। जैसे इन्होंने सर ने बताया कि जो हमारी फेसबुक है, व्हाट्सएप, इसको हम यूनिवर्सिटी बना लिए, वो नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो हमने काम की चीज़ें, स्कॉलरशिप कैसे वहाँ पर, या कोई स्कीम आई है, या कैसे फॉर्म भरा जाता है, प्रोजेक्ट कैसे लगाए जाते हैं, ये हमें इसका अध्ययन करना होगा, अत्यंत ज़रूरी है। तो विज्ञान का एक व्यापक क्षेत्र है, पत्रकारिता का एक व्यापक क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का व्यापक क्षेत्र है, और आपने देखा होगा कला और संस्कृति का अपना एक व्यापक क्षेत्र है। हम वहाँ पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। और आपने देखा गरीबी बहुत ज़्यादा बाधा नहीं आती है। ये हमें लगता है कि बाधा आती है, कुछ हद तक आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो बाधा नहीं आती है। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में काम करने वाले लोग हैं जो आपको मदद भी करेंगे, लेकिन आपको अपना उत्साह दिखाना पड़ेगा, अपना जोश दिखाना पड़ेगा, अपना जुनून दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो वे लोग हमें मदद करने की पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने उत्साह को हमेशा बरकरार रखने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। हम भी स्वयं पढ़ाई करते थे, अभी भी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। लेकिन जब हम शुरुआती में, जब हम छोटे थे, तो हम क्या करते थे, जब हमारे माता पिता सोए हैं तब हम उठकर पढ़ते थे, और जब वो जाग जाए तब सो जाते थे। और लोगों को ना दिखे इसलिए हम खेत में जब जाते थे तो पेट के अंदर किताब लेकर चले जाते थे और खेत में हम लोग पढ़ाई कर लेते थे। यानी पढ़ाई करने का ये नतीजा होता था कि स्कूल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंक अर्जित हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमने वो पढ़ाई की है, वो हमने अध्ययन कर लिया है। इसलिए अध्ययन करने के बाद में वो चीज़ें दिमाग में आ जाती है और हम आंसर आसानी से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे असफल होते हैं। कारण क्या है कि वो बराबर इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख कर नहीं आते पेपर में, और जब फेल हो जाते हैं तो उन्हें क्या लगता है, पेपर चांगला नहीं आला होता, टीचर ने बराबर चेक नहीं किया, हमारे साथ भेदभाव किया गया है। ये क्या होता है, जब असफल होता है इंसान तो गलतियां ढूंढता है, क्योंकि वो अपने आप पे ब्लेम लाना नहीं चाहता। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। और इसीलिए जब वो अपने बारे में खोजेगा कि नहीं, ये गलती उसकी नहीं थी, ये गलती किसकी थी, ये मेरी गलती थी, मैंने प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है लिखने के समय में वहाँ पर मैंने नहीं इन्फॉर्मेशन डालकर आई थी या नहीं लिखा था, इसलिए मुझे कम मार्क्स मिल गए, ये गलती किसकी है, ये मेरी है। अब मैं इसमें सुधार करूँगा और सुधार करके अगली बार जाकर के मैं अच्छे तरह से इन्फॉर्मेशन लिख कर आऊँगा, पूरी जानकारी लिख कर आऊँगा, तो मुझे क्या मिलेंगे, फिर से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे इस साहू महाराज की जयंती पर इस बात को लेकर बड़ी खुशी हो रही है कि जब हमने ये शुरू किया था तो ये हमें ये बात याद थी कि साहू महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले 1902 में आरक्षण की शुरुआत की थी। और आरक्षण की शुरुआत करके इसी संकल्पना को आपने देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हमारे सभी लोगों के लिए ये आरक्षण की सुविधा की। अभी वर्तमान में वो काफ़ी दिक्कत में है, तो आपने हम सब लोगों ने उसके प्रति जागृति बना रखे, उसके लिए संघर्ष करना अत्यंत ज़रूरी है। और वही भावना के साथ में हमने सोचा कि जो हमारे समाज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं,
उनको हमारे संस्था की तरफ में कुछ स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। तो जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने 2 विद्यार्थी को दिया था, उसके बाद में और हमने इसको शुरू रखा तो उसके बाद में हमने 5 विद्यार्थी को दिया, उसके बाद में और हमने शुरू रखा तो फिर हमने इसको 6 विद्यार्थी को दिया। और इस बार हमें बड़ी खुशी है कि हम इस बार 20 बच्चों को इस बार स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जब हमने शुरू किया था तो बहुत छोटा था, लेकिन हम लगातार प्रयत्न करते जाएंगे तो मुझे यकीन है और विश्वास भी है कि हमारे जितने लोग हमारे साथ में मिलजुल कर काम करते हैं, खास करके महिला सशक्तिकरण संघ के लोग जो महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के अलग अलग जगह के जो लोग इस काम में, इस संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, जो सभी प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते रहते हैं और उनकी वजह से हम लोग इस काम को करने की पूरी तरह से हिम्मत रखते हैं। तो इस बार हम लोग 20 बच्चों को देते हैं। आप सब लोगों की यदि ऐसी हिम्मत रही तो हम आगे चलकर और भी ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। और जिन बच्चों का इस बार उन्हें देरी से पता हुआ है और वो चाहते कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बायोडाटा और डिटेल्स जो भी मांगी गई है वो सबमिट कीजिए। हम और प्रयत्न करेंगे और ऐसे बच्चों को ज़रूर स्कॉलरशिप देंगे ताकि उनकी आगे की पढ़ाई पूरी हो सके। ये हम ज़्यादातर प्रयत्न करते रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बातें, आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा सपना था और वो सपना ये था कि हमारे पास में सेमिनरी होनी चाहिए जहाँ पर हमारे उपासक उपासिकाएँ और भिक्षु संघ प्रशिक्षित होकर धम्म का प्रचार और प्रसार करें। मैं भी एक साक्षात उदाहरण हूँ सेमिनरी का, जहाँ पर मैंने खुद अध्ययन करके आगे बढ़ने की मैं पूरी तरह से कोशिश की है। जहाँ के सारे रूल रेगुलेशन या जो भी वहाँ पर पढ़ाया जाता था उसको मैंने पूरा सीखने की और अनुभव करने की मैंने पूरी तरह से कोशिश की। मैं आपका एक जैसे आदर्श और एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, मैं आपके सामने हूँ। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम इस काम को आगे बढ़ाएं, इसलिए हमने इस बार 15 जो बच्चे हैं जो सामने बनकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिस्सा बार हमने व्यवस्था की है। तो आप इस काम को भी आगे बढ़ाने के लिए जैसे आपसे जो मदद हो सकती है या आपके जानने वाले में, आपके घरों में जो बच्चे हैं आपको लगता है कि इन्होंने सामने बढ़कर पढ़ना चाहिए तो ज़रूर आप भेज सकते हैं। हम उनकी मोनास्टिक एजुकेशन और साथ में स्कूल का एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन जो होता है वो भी हम पूरी तरह से उसे ठीक तैयार करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपको पूरा समय मिलता है पढ़ने के लिए और आप पूरी अपनी ताकत लगाते तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं।
श्रीमंत विद्यार्थी आहेत त्यांचे आम्ही आज इथे सत्कार केले. त्यांना भावी आयुष्यासाठी मंगलकामना देते. आणि आपल्या व्यस्त वेळात वेळ काढून आम्ही ज्या प्रमुख पाहुण्यांना जसे की प्रशांत नारनवरे सर, गायकवाड सर, रामटेके सर, समस्त वर्ग हा आमच्या विनंतीला मान देऊन तो इथे उपस्थित झाला आणि त्यांनी आपलं सर्वांनीच मोलाचं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना केलं, महिलांना केलं. आमच्या त्या सर्वच आमच्या सरांचे आपला वेळ दिल्यामुळे मनपूर्वक MSSच्या वतीने मी आभार व्यक्त करतो. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्यांनी मदत केली तसेच ज्यांच्यातर्फे ही स्कॉलरशिप देण्यात आली त्या समस्त दानदात्यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करते.